नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक काल्पनिक स्थिति पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या होता अगर जाने माने कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते। देखिए, साफ कर दें कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह बस एक विचार प्रयोग है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ध्रुव राठी तो एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं, राजनेता तो है नहीं। बिल्कुल। हमारी ये जो बातचीत है, ये ध्रुव राठी एक प्रधानमंत्री की कल्पना नाम के एक दस्तावेज के विश्लेषण पर आधारित है। जो उनके पब्लिक में जो विचार हैं, जो वैल्यूज उनके कंटेंट में दिखती हैं, उसके बेसिस पर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। हाँ, एक संभावित तस्वीर। हाँ, तो चलिए आज इसी काल्पनिक सिनारियो को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि भाई शासन, शिक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, इन सब पर क्या असर हो सकता था, और हाँ, चुनौतियां क्या होती। वो मुद्दे वो उठाते हैं, उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसा वो दस्तावेज बताता है, जी, असल दुनिया की राजनीति वो काफी अलग होती है। हाँ, वो तो है। गठबंधनों की मजबूरियां होती हैं, जमीनी हकीकतें होती हैं, वो बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन इस तरह की सोच हमें ये अंदाजा लगाने में मदद कर सकती है कि अगर मान लीजिए उन्हें मौका मिलता तो उनके जाने पहचाने रुख के हिसाब से प्राथमिकताएं क्या हो सकती थी। एक तरह से उनके आइडियाज को पॉलिसी में ट्रांसलेट करने की कोशिश है ये। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं शासन और पारदर्शिता से। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में फैक्ट चेकिंग पर बहुत जोर देते हैं। मुश्किल सरकारी नीतियों को आम भाषा में समझाते हैं, आरटीआई जैसे मुद्दों को उठाते हैं। तो इससे एक अंदाजा तो लगता है कि ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता उनके लिए जरूरी होती। हाँ, उनके काम से तो यही पैटर्न दिखता है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो शासन में भी यही पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश करते। जैसे आरटीआई कानून को शायद और मजबूत करते, ताकि सरकारी कामकाज की जानकारी लोगों तक और आसानी से पहुंचे। मीडिया की आजादी का समर्थन करना ये भी शायद उनकी प्राथमिकता होती, क्योंकि वो इसे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी मानते हुए दिखते हैं। और भ्रष्टाचार, उस पर क्या रुख रहता? उनके कंटेंट का जो तेवर है, उसे देखते हुए तो लगता है कि वो इसके खिलाफ काफी सख्त कदम उठाने पर जोर देते। लेकिन क्या ये इतना आसान होता कहना कि हम पारदर्शिता लाएंगे और पूरे सरकारी तंत्र को वैसा बना देना? जी, इसमें तो बहुत फर्क है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर वो आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी की टक्कर होती है। उनकी एक स्टाइल हो सकती थी कि सरकारी नीतियों और फैसलों को सीधा जनता के सामने रखें, समझाएं, जैसे वो अपने वीडियो में करते हैं। लेकिन इसे लागू करना, खासकर जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, वो एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। जो स्थापित व्यवस्था है वो अक्सर ऐसे खुलेपन को पसंद नहीं करती। सही बात है। फिर भी उनकी कोशिश शायद यही रहती कि सरकार और जनता के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो, भरोसा बढ़े। अच्छा, पारदर्शिता से ही जुड़ा मुद्दा है शिक्षा और जागरूकता का। उनका तो ज्यादातर कंटेंट इसी पे होता है, लोगों को इन्फॉर्म करना, अवेयर करना। हाँ, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ वो शायद बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते। विश्लेषण तो यही इशारा करता है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज, इनमें भारी निवेश उनकी प्राथमिकता हो सकती थी। सिर्फ बिल्डिंग वगैरह नहीं, पढ़ाई के कंटेंट में भी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम में भी बदलाव पर जोर दिया जा सकता था। जैसे पर्यावरण विज्ञान को और सीरियसली पढ़ाना। गलत जानकारी का इतना हल्ला है, उसके लिए कुछ बहुत मुमकिन है। उनके कंटेंट में ये चिंता तो साफ दिखती है। तो हो सकता है कि वो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकारी लेवल पर कुछ प्रोग्राम शुरू करते, ताकि लोगों में सही और गलत जानकारी पहचानने की समझ बढ़े। अच्छा, ये एक तरह से डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने वाली बात होती। शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि आज की दुनिया में जीने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी, लगता है वो इस पर फोकस करते। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम पर्यावरण और रिन्यूएबल एनर्जी पर आते हैं। हमें पता है कि उनकी पढ़ाई जर्मनी से इसी फील्ड में हुई है। हाँ, इसका असर तो उनकी नीतियों पर दिखना लाजमी है ना? निश्चित रूप से। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड देखते हुए ये तो लगभग तय है कि पर्यावरण उनके एजेंडे में बहुत ऊपर होता। प्रधानमंत्री बनने पर वो शायद सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज और दूसरी जो ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, उनको अपनाने के लिए बहुत अग्रेसिव नीतियां लाते। भारत की जरूरतें भी तो बढ़ रही हैं ऊर्जा की। बिल्कुल, और साथ में क्लाइमेट चेंज का खतरा भी है। तो ऐसे में उनका फोकस शायद भारत को तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाने पर होता। प्रदूषण कंट्रोल और कार्बन एमिशन कम करने के लिए शायद सख्त नियम बनते। क्या इसका असर दुनिया में भारत की इमेज पर भी पड़ता?
बिल्कुल। वो शायद कोशिश करते कि भारत दुनिया के मंच पर पर्यावरण बचाने के मामले में एक लीडर की तरह दिखे। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी, उसको भी मजबूत कर सकता था। लेकिन हाँ, इस रास्ते में भी चुनौतियां कम नहीं होती। जैसे जीवाश्म ईंधन, मतलब कोयला, पेट्रोल पर हमारी जो निर्भरता है उसे कम करना, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे तैयार करना। ये सब बड़े और महंगे काम हैं। हाँ, और इसमें समय भी लगता है। बिल्कुल समय लगता है। सही कहा। अब आते हैं सामाजिक कल्याण और समानता के मुद्दों पर। उनके वीडियोस में अक्सर सोशल जस्टिस, महिलाओं के अधिकार, हेल्थ केयर तक सबकी पहुंच और अमीर गरीब के बीच जो खाई बढ़ रही है, वैसे टॉपिक्स दिखता है। हाँ, और इसी आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सामाजिक क्षेत्र में भी शायद बड़े कदम उठाते, जैसे हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाना, सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, शायद एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की दिशा में काम करते। यूनिवर्सल हेल्थ केयर। और आय की असमानता, जो हमारे समाज की एक बड़ी सच्चाई है, उसे कम करने के लिए वो शायद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का रास्ता अपनाते। मतलब जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर टैक्स का बोझ भी ज्यादा हो। अच्छा। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें शायद और मजबूत किया जाता। इसका मतलब है कि वो एक वेलफेयर स्टेट, मतलब कल्याणकारी राज्य वाली सोच पर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसा लगता है उनका झुकाव शायद ऐसी पॉलिसीज की तरफ होता जो समाज के सबसे कमजोर तबकों को एक सुरक्षा दें, अवसर दें। महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी पर भी खास ध्यान दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ भी वही बात है, इन सब योजनाओं के लिए पैसा जुटाना, हाँ, संसाधन जुटाना, और फिर उन्हें बिना करप्शन के सही लोगों तक पहुंचाना, ये असली चुनौतियां होती। बिल्कुल, ये असली चुनौतियां होती। अच्छा, अब विदेश नीति पर आते हैं। फॉरेन पॉलिसी में क्या अलग हो सकता था? उनके विचारों में एक लिबरल, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की झलक तो मिलती है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो उनकी विदेश नीति शायद इन्हीं वैल्यूज से प्रभावित होती। वो ग्लोबल स्टेज पर मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून का शासन, इन मुद्दों को शायद मजबूती से उठाते। कोशिश ये रहती कि भारत की इमेज एक जिम्मेदार, पर्यावरण के लिए सचेत और लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश की बने। लेकिन क्या ये आदर्शवादी नजरिया, जो बड़ी शक्तियां हैं, उनके साथ रिश्तों में मुश्किलें पैदा नहीं करता? फॉरेन पॉलिसी तो काफी हद तक नेशनल इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल चीजों पर चलती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। उनका जो ये आइडियलिस्टिक रुख है वो शायद चीन, अमेरिका या रूस जैसी बड़ी ताकतों के साथ बातचीत में, मोल तोल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता था। अच्छा। विदेश नीति में हमेशा आदर्शों और राष्ट्रीय हितों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये हो सकता है कि मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर ज्यादा बोलने से कुछ देशों के साथ रिश्ते तनाव वाले हो जाते हैं। उन्हें शायद अपने आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच लगातार जूझना पड़ता। अब जरा अर्थव्यवस्था और बिजनेस की बात करें। जी। ध्रुव राठी अपने कंटेंट में कई बार पूंजीवाद की ज्यादतियों की बात करते हैं और कुछ बड़ी कंपनियों के एकाधिकार, मतलब मोनोपोली, की आलोचना भी करते हैं। हाँ, और इस नजरिए का असर उनकी आर्थिक नीतियों पर भी दिख सकता था। प्रधानमंत्री बनने पर वो शायद कॉर्पोरेट जगत पर ज्यादा जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश करते। जैसे एंटी मोनोपोली कानून, यानी एकाधिकार विरोधी कानून, उनको सख्त किया जा सकता था ताकि बाजार में कुछ ही कंपनियों का दबदबा ना रहे और छोटी कंपनियों को भी मौका मिले। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी निष्पक्ष व्यापार, उसको बढ़ावा दिया जा सकता था। लेकिन क्या इससे बड़े उद्योगपति नाराज नहीं होते? निवेश के माहौल पर असर पड़ सकता था। ये एक वास्तविक चिंता होती। ऐसे कदमों से देश के जो बड़े स्थापित बिजनेस हाउसेस हैं वो शायद खुश नहीं होते, विरोध भी करते। उन पर एंटी बिजनेस होने का लेबल भी लग सकता था। हाँ, ये तो होता। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि वो छोटे और मझोले उद्योग, यानी एसएमईज और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर खास ध्यान देते ताकि इकोनॉमी में डाइवर्सिटी आए, रोजगार के ज्यादा मौके बने। अच्छा। उनका फोकस शायद एक ऐसी इकोनॉमी बनाने पर होता जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करे। ये एक बहुत मुश्किल बैलेंस साधने वाला काम होता। तो ये तो हुई तमाम संभावित नीतियां और दिशाएं, लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, हर सिक्के का दूसरा पहलू है। अब जरा उन प्रैक्टिकल मुश्किलों और चुनौतियों पर बात करते हैं जिनका सामना करना पड़ता। और यहीं पर ये विचार प्रयोग सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।
सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती होती राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव की कमी। हाँ, ये तो है। एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर होना एक बात है और देश चलाना, जिसमें जटिल नौकरशाही है, राजनीतिक दांव-पेच है, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। उसके लिए अलग तरह की स्किल्स और तजुर्बे की जरूरत होती है। और अपने आइडियाज को हकीकत में बदलना, जो बातें वीडियो में अच्छी लगती हैं, उन्हें लागू करना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। यही दूसरी बड़ी चुनौती आती है विचारों को जमीनी हकीकत में ढालना। नीतियां बनाते समय कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं, अलग अलग हितों का ध्यान रखना पड़ता है। जो प्लान कागज पर परफेक्ट लगता है, उसे लागू करते समय कई ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जो सोची भी ना हो। सही। तीसरी बड़ी चुनौती होती मजबूत विपक्ष और जो पावरफुल लॉबी ग्रुप्स होते हैं, उनका विरोध। जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने, धार्मिक संगठन और जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, जिनके हित उनकी नीतियों से टकराते। इन सब से निपटना बिना राजनीतिक अनुभव के बहुत मुश्किल होता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब नेट क्या है? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ध्रुव राठी के प्रधानमंत्री बनने के इस काल्पनिक सिनारियो में भारत की तस्वीर कुल मिलाकर कैसी दिखती? देखिए, अगर हम इस विश्लेषण का सार निकालें तो एक मिलीजुली तस्वीर उभरती है। एक तरफ भारत शायद एक ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा प्रोग्रेसिव और पर्यावरण को लेकर कहीं ज्यादा जागरूक देश बनने की तरफ बढ़ता। शिक्षा, साइंटिफिक सोच और नागरिकों की जागरूकता पर जबरदस्त जोर होता। लोकतंत्र के जो पिलर हैं, जैसे मीडिया की आजादी, वो शायद और मजबूत होते। लेकिन दूसरी तरफ गंभीर चुनौतियां भी होती। जमीनी राजनीति की जो जटिलताएं हैं, प्रशासनिक अनुभव की कमी है और जो निहित स्वार्थ वाले समूह हैं, उनका भारी विरोध, इन सबका सामना करना पड़ता। अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे क्षेत्रों में आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस बनाना एक लगातार चलने वाला संघर्ष होता। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये एक बड़े बदलाव की संभावना वाला, लेकिन साथ ही भारी उथल-पुथल और चुनौतियों से भरा दौर हो सकता था। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की खास चर्चा, एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित कि अगर ध्रुव राठी प्रधानमंत्री बनते तो क्या हो सकता था। हमने समझने की कोशिश की कि उनके जाने पहचाने विचारों और मूल्यों के आधार पर उनकी प्राथमिकताएं क्या हो सकती थी और उन्हें किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। और जैसा हमने शुरू में ही कहा था, ये सिर्फ एक विचार प्रयोग है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आज के दौर में जहां डिजिटल दुनिया का असर इतना ज्यादा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ट्रेडिशनल राजनीतिक अनुभव ना हो, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में जिसकी जबरदस्त पहुंच और लोकप्रियता हो, वो अगर सत्ता के शिखर पर पहुंच जाए तो क्या होगा? वो व्यक्ति अपने आदर्शों और जमीनी राजनीति की जो कठोर सच्चाइयां हैं, उनके बीच कैसे बैलेंस बनाएगा? क्या डिजिटल लोकप्रियता, क्या वो शासन चलाने की व्यवहारिक क्षमता में बदल सकती है? या फिर इन दोनों के बीच हमेशा एक तनाव, एक टेंशन बना रहेगा? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।